नमस्कार दोस्तों, न्यूज 127 में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं और साथ में हमारे साथ सौरभ सारस्वत जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं। लेकिन आज हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाए जा रहे सुशासन कैंप को लेकर तमाम तरह की बातें भी उठ रही हैं। उसी की कुछ सच्चाई को वो उजागर करेंगे। हमारे बीच में हैं सौरभ जी, आपका स्वागत है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सुशासन कैंप लगा रहे हैं, उसको किस रूप में आप देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और HRDA बहुत कई सालों से अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनी किस तरीके से होनी चाहिए, उनके नियम कैसे होने चाहिए, उन सब विषयों पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये जो सुशासन कैंप लगाया है, इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे नक्शे पास हुए हैं, जैसे आपने मेरे को बताया। और काफ़ी एफर्ट HRDA अपनी तरफ से कर रहा है, इसके लिए उनको साधुवाद। कुछ सवाल आपके मन में थे इस व्यवस्था को लेकर, आपने भी कई बार प्राधिकरण को लेकर कुछ बातें उठाई हैं। क्या आपने भी कोई मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए दिया था, जिसका सुना है आपने पैसा भी जमा कराया लेकिन वो अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया? हाँ, हमने एक मानचित्र लगभग 1.5 साल पहले स्वीकृत कराने के लिए दिया था। और उसके लगभग 5 लाख रुपए हमने HRDA को ऑनलाइन के माध्यम से जमा किए हैं। उसका स्वीकृति अभी नहीं हुई है, वो अभी प्रगतिशील है। वो JEE के पास है वो भी, तो वो जैसे ही होती है उसके बाद हम आपको। क्या कारण रहा कि वो स्वीकृत अभी तक नहीं हो पाया? वो OTS के माध्यम से हमने उसको अप्लाई किया था। और उसमें उनको पहले उन्होंने कहा कि नक्शा अप्लाई करो, जिस तरीके से उन्होंने कहा उसको नक्शा हमने अप्लाई किया। उसके बाद में फिर उसको अप्रूव कर दिया गया। फिर AE ने और एक्सन ने उसको वापस से के लिए JEE को भेजा, तो JEE ने फिर उस पर कुछ और क्वेरीज बताई हैं। तो उस तरीके से वो प्रोसेस में चल रहा है। वो सवाल करते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से लगभग 1.5 साल से वो चल रहा है। मेरे को उम्मीद है कि वो जल्दी हमारा पास हो जाएगा। और तो वो तो एक व्यक्तिगत ये बात हो गई। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये सुशासन कैंप लग रहे हैं, उसमें बहुत सारे नक्शे पास भी हो रहे हैं। वो नक्शे पास हो रहे हैं, उनमें किस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। आपको भी उसको उजागर करना पड़ेगा। जिस तरीके से मान लो अगर आज कितने पास हुए हैं? 33। आज 33 नक्शे पास हुए हैं। अगर 33 नक्शे पास हुए हैं तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने नक्शे अप्लाई हुए थे। वो जो अप्लाई होने के बाद में वो 33 में से जो बच गए, जो नहीं पास हुए, वो किस वजह से नहीं हुए, वो लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि उनको पता हो कि किस तरीके के नक्शे उनको अप्लाई करने हैं, क्या नियम कानून उनको फॉलो करने हैं। क्योंकि बहुत से सामान्य जो लोग हैं, जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि नियम क्या है, सेटबैक क्या होता है, कितने फ्लोर के किस तरीके के नक्शे अप्लाई करने हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको भ्रमित करके अप्लाई कर दी जाती हैं, लेकिन वास्तव में नियम में नहीं होती हैं। तो ऐसा सामान्य व्यक्तियों को पता होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इसको उजागर करना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए। HRDA को भी इस तरीके की जानकारियाँ देनी चाहिए कि किस तरीके के नियम हैं, कैसे हैं, किस तरीके की चीज़ें अप्रूव हो सकती हैं, किस चीज़ की नहीं हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे नक्शे अप्लाई हो जाते हैं, उनकी फीस भी ले ली जाती है, लेकिन वास्तव में वो नक्शे अप्रूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो सामान्य लोगों को नहीं पता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी भ्रमित करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक सामान्य आदमी के मन में एक ये रहता है कि भाई हम ये नक्शा तो अप्लाई कर रहे हैं, पर ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो घूमता रहता है और चक्कर काटता रहता है और उसके नक्शे नहीं अप्लाई होते हैं। आप भी अभी एक ऑफलाइन एग्जाम्पल कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से लोग घूमते हैं और उनके नक्शे नक्शे अप्रूव नहीं होते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉइंट है, विषय है। 1.5 साल पहले जब उन्होंने फीस जमा कराई तो उन्होंने क्या श्योरिटी दी थी? क्योंकि कोई टाइम बोर्ड भी होता है कि भाई इतने समय तक वो नक्शा पास हो जाएगा। टाइम बॉन्ड का प्रोसेस तो क्या है, वो तो ऑनलाइन एक प्रोसेस है। वो पहले अप्लाई करते हो आप, उसके बाद फीस जमा करते हो, उसके बाद उसकी तहसीलदार रिपोर्ट लगाते हैं, फिर आगे रिपोर्ट लगती है, फिर JEE रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद वो EE पे जाती है।
तो वो चलता रहता है, फिर आता है, फिर जाता है, उस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि सामान्य आदमी को या तो HRDA को नियम पता है या आर्किटेक्ट को नियम पता है। सामान्य आदमी जितना जागरूक है उसको पता है, बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं भी पता है। जागरूकता के आधार पे या इस तरीके की आपकी खबरों को पढ़ के जो जितनी जागरूकता आती है वो उसको उस हिसाब से कोशिश करते हैं समझने की। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी नहीं आती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि HRDA बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। HRDA का उद्देश्य ये है कि जो नियम कानून है उन नियम कानूनों को पालन करते हुए इस शहर में कंस्ट्रक्शन हो, इस शहर के अंदर में विकास हो, लेकिन उस विकास के नियमों की जानकारी एक आम जनता को हो, उसकी जिम्मेदारी पत्रकारों की HRDA की बखूबी है। सुशासन कैंप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनमें मैप पास भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो 30-35 मैप पास हुए, क्या वो 30-35 मैप के जो बदले में 30-35 मैप ही अप्लाई हुए थे या 150 अप्लाई हुए थे? उन 150 में से 33 अगर पास हुए तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो 150 में से 33 ही क्यों पास हुए, जो बाकी पास नहीं हुए वो किस तरीके से कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो पास हों, या अगर वो मानकों के अनुरूप नहीं है तो आम जनता को उसका कैसे पता लगे। सौरभ जी, जिस तरह से सुशासन कैंप लगे हैं तो उस तरह का एक जनता और प्रशासन के बीच में जो गैप था वो भी फिलअप हुआ है कहीं ना कहीं, कि जनता आसानी से अपनी बात रख पाती है, कह पाती है कई बार, क्योंकि एक टेबल पर ही सभी विभाग के अधिकारी, कोई जेई है, एई है, आर्किटेक्ट है, वो सब मिल जाते हैं वहाँ। अदरवाइज क्या होता है कि भाई कोई मिला कोई नहीं मिला, आज जे हिसाब से मिल लो, ए हिसाब से मिल लो, ऐसा भी होता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि 1.5 साल शायद इसी वक्त में बीत गया आपका भी। हाँ बिल्कुल, जैसे सुशासन कैंप की आपने बात की, तो सुशासन कैंप में उस तरीके के कुछ एक सीमित स्क्वायर फीट तक के ही नक्शे वहाँ पे पास होते हैं, उसके ऊपर के नक्शे पास वहाँ नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उसके ऊपर के नक्शे होंगे, उन नक्शों के लिए ये वाले जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कई बार जैसे हमारी धर्मपत्नी सुशासन कैंप में गई है एक बार, यही उसको लेके तो पता लगा कि वहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी। और भी हमारे एक पड़ोसी ने हमें बताया कि भाई उनका एक नक्शा अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, लेकिन वो नक्शा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन उसी तरीके से दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक उसी सीमित स्क्वायर फीट के अंतर्गत उन्होंने नक्शा अप्लाई किया, उनका वो नक्शा पास भी हुआ। तो दोनों तरीके की चीजें आ रही हैं। एक चीज वो है जो एक सामान्य वर्ग उसका लाभ भी उठा रहा है, एक दूसरा जो वो है वो ये भी है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि वो नियम कानूनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करे, लेकिन बहुत से इस तरीके के कारणों की वजह से वो उनसे वंचित हो रहा है। वो भी हमारे को देखना चाहिए। एक पूरे इकोसिस्टम को, पत्रकारों को, HRDA को, समाज के विभिन्न वर्गों को भी देखना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, घर में बुजुर्ग भी होते हैं, पिता है, माता है, कई बार लड़के नहीं हैं, उन्होंने अप्लाई किया वो नहीं है, उसके बाद उनके पिताओं को, उनके माताओं को घूमना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, तो क्या उसके बाद में भी वो नक्शे पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो उस वजह से उनको क्या समस्याएं आ रही, ये सारी चीज़ों के भी हमारे को देखना पड़ेगा। सवाल यह है कि 1.5 साल से आपका नक्शा पास नहीं हुआ। 1.5 साल एक कम वक्त नहीं होता कि जिस तरह से मानिए कि आप भी रिलैक्स मोड में होंगे, आराम से हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ है या आप प्राधिकरण से हरेश हो चुके पूरी तरह से? मुझे ऐसा लगता है दोनों चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जो नियमों की जानकारी और एक्सपोजर, अगर एक आम व्यक्ति जो बिना किसी लालच के, बिना किसी, एक तो है कि भाई किसी को नोटिस आए हुए हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं, एक ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसके बाद में भी कोई लोग ऐसे हैं जो आपके हमारे जैसे जो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पुराने बड़े भले ही मकान बन गए लेकिन फिर भी हमें उसका नक्शा पास होना चाहिए, उसका टाइटल बनना चाहिए, उसकी जो भी कंपाउंडिंग है वो होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य और हमारे बच्चे और आगे की जीवन के लिए सुख शांति है। अगर उसके बाद में भी वो अप्लाई करते हैं और वो नहीं हो पाता है
तो वो एक चिंता का विषय है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें होंगी, अनअवेयरनेस होगी, या कुछ अधिकारियों की, सब अधिकारियों की नहीं, कुछ अधिकारियों की वो हो सकता है उनमें उपेक्षा भी होगी, कुछ लोगों ने प्रयास भी किया होगा, कुछ नियमों की बात होगी, कुछ समझाने की बात होगी, कुछ आर्किटेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, कुछ आपसी हो सकता है, बहुत सारी करप्शन की भी चीजें होंगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हमारे को ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वास्तव में ईमानदारी से अपने जीवन को एक कंप्लायंस जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मैं अगर किसी जगह रह रहा हूँ या कोई भी किसी जगह रह रहा है, वो हो सकता है मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने बनाया होगा, उस समय वो नक्शा पास हुआ नहीं हुआ एक बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो बात, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कहीं पे, जो पुराने लोग रह रहे हैं, उनकी इच्छा आई कि भाई मेरे को एक नक्शा अप्रूव्ड टाइटल चाहिए, तो क्या उसका कोई समाधान है? नहीं है। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हमारे आपके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि भाई उनको इसका समाधान मिले। मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं पता, वो मेरे को लगता है कि अधिकारियों को, आप लोगों को, समाज के सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सौरभ जी। आपके सौरभ सारस्वती, उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ ये तमाम जानकारी दी। सुशासन कैंप निसंदेह एक सकारात्मक और सार्थक पहल है जो कमजोर, दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए अपने मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए, लेकिन इसे इतर एक मिडिल क्लास, एक अपर वर्ग जिनको अपने मानचित्र स्वीकृत कराने होते हैं, उसके लिए भी प्राधिकरण को गंभीरता से के साथ सोचना होगा कि किस तरह की उनकी कार्यशैली है। जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि 1.5 साल से प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया। सवाल बड़ा गंभीर है, गंभीर विषय की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि इस पे प्राधिकरण को गंभीरता के साथ विचार करना होगा और सोचना होगा क्या आम जनमानस को वो राहत दे पाने का प्रयास कर रहे हैं, कर या दे रहे हैं जिसके लिए प्राधिकरण बना है। जो हरिद्वार के सुनियोजित विकास की बात करते हैं, क्या वो सुनियोजित विकास की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं या इसी तरह से ये कार्य आगे चलता रहेगा? धन्यवाद।